माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, एक उम्मीद के अकॉर्डिंग बिल्कुल पेपर ऐसा ही आया जैसा हम चाहते थे, बिल्कुल इजी, बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं पेपर कोड 302HH, अर्थात यूपी का जो कोड है 302HH, जो हमारे मेरठ ज़िले में, आपके कौन से ज़िले में कौन सा कोड आया, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर उसको फोटो भेज सकते हैं, मैं उसका भी डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बहुत यूनिक करने वाले हैं, एक एक देखिए सवाल को सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि आप एनालाइज करते जाइएगा कि वो पेपर में हमने सही करा या गलत, अपने मार्क्स जोड़ते जाइएगा। तो उम्मीद है इसमें वीडियो में जो मैं समझाने वाला हूँ सब कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए 2025 हिंदी का ये बिल्कुल लेटेस्ट है, अभी हाल फिलहाल में अभी कुछ ही मिनट पहले मैंने एक बच्ची से पेपर लिया है जिसका नाम मनीषा है, उसका रोल नंबर ये है। क्लियर? तो चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो यहाँ हमें हिंट्स दे रखा है 3 घंटे 15 मिनट, अर्थात ये पेपर 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है। पूर्णांक आपको 100। प्रारंभिक में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो ये तो उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है, मैं कौन सा कोड है 302HH, इसको सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो चलिए एक एक सवाल का सॉल्यूशन बहुत बारीकी से करेंगे, एक एक मार्क्स अपने ने एनालाइज करेंगे कि हमने सही करा गलत। तो मैं उत्तर बताता जाऊंगा, आप ध्यान से देखते जाएंगे। आपके कितने सही आएंगे कितने गलत आएंगे कमेंट्स कर देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट शुरुआत करते हैं। खंड कै, यानी कि खंड कै का पहला सवाल, पहले का वो भी कै, क्या दे रखा? पहले का कै। यारा निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है? यानी कि ये जो आपके सामने 4 ऑप्शन है उनमें बताइए हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है। तो आपके सामने ऑप्शन है प्यारे बच्चों, देखिए ऑप्शन क्या है। ये है गोरख बानी, चार्यपद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सत्यवती कथा। तो इसमें से बताइए आपको कौन सा सही लग रहा होगा। भाई आप करके आए हैं तो देखिए अपने आप को चेक करते जाइए फटाफट। तो इसका जो राइट आंसर होगा पहले का सी होगा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये आपका राइट आंसर होगा। बाकी 4 ऑप्शन नहीं होंगे। जो बच्चे इसको मार्क्स लगा कर आए तो 1 मार्क्स पक्का आपका कंप्लीट होता है। अब चलिए आगे देख लेते हैं, अर्थात नंबर सेकंड। तो सेकंड क्या कहता है इसको भी ध्यान से देख लेते हैं। ये कह रहा है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किस साहित्यकार द्वारा निकाला जाता था? तो चलिए अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें है आपका प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इन चारों ऑप्शन में एक तो करेक्ट होगा। तो बताइए आपका कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट्स कीजिए। तो बताइए प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिचंद या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही पहचानने हो, जिस बच्चे ने बालकृष्ण भट्ट सही लगाया है वो सही है और बाकी हमारे ऑप्शन नहीं है। उम्मीद है सब कुछ समझ में आ रहा होगा, आप ये ऑप्शन लगा के आए होंगे तो आपके 2 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। देखिए अब हिंदी का पेपर आपका हो चुका है, अब आपका आगे मैथ का है। इसी तरीके से क्रम बाय क्रम चलेंगे। तो मेरी प्ले लिस्ट में जाके मैथ की वीडियो जो पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सब वीडियो बना चुका हूँ। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट दे दूंगा, आप प्लीज़ वहाँ जाकर अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला है आपके सामने क्या है, अलग कलम का सिपाही के लेखक हैं। तो बताइए कलम के सिपाही के लेखक। देखिए मैं जब वीडियो बना रहा था इंटर की तो आपको मैंने बहुत प्यार से बहुत अच्छे से समझाया था कि प्लीज़ इसको तैयार कर लो, ये आपका 100% देखने को मिलेगा। तो वही क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। अगर यकीन नहीं आ रहा तो मेरी कोई सी वीडियो उठा के देख सकते हो, आपको क्वेश्चन इसमें कई बार मिलेगा। तो चलिए मैंने क्वेश्चन पर जोर भी दिया था, तो इसका आंसर आपका क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए है प्रेमचंद, बी वृक्षपुरी बेनीपुरी, सी अमृत राय या डी रामविलास शर्मा। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर अगर मैं गै की बात करूँ इसमें होगा बिल्कुल कौन सा, सी अमृत राय कलम के सिपाही के लेखक है। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, अर्थात नेक्स्ट हमारा क्या कहता है उसको भी ध्यान से देख लेते हैं। तो यह शेखर एक जीवनी रचना की विधा है। तो बताइए एक शेखर एक जीवनी की विधा है, यानी कि रचना की कौन सी विधा है, कहानी, उपन्यास, जीवनी या आत्मकथा। तो इसमें से कोई सी तो एक होगी। अगर जो बच्चे देखिए अपने आप को चेक कर रहे हैं तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, अभी चेक कर लीजिएगा कितने मार्क्स आपके आने वाले हैं। तो इसका कौन सा आंसर होगा? इसका होगा बी। ये क्या है? एक उपन्यास। क्या है? एक प्यारे बच्चों उपन्यास। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे कौन सा है? अड़य। यह निम्नलिखित में से ललित निबंधकार है। तो इसमें से कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल,
सरदार पूर्ण सिंह, कुबेर नाथ राय या श्याम सुंदर दास। तो इसमें से एक तो राइट आंसर होगा। तो चलिए एक राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें से अगर जो राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर होगा सी, कुबेर नाथ राय, यानी कि अड़े का होगा सी। अगर आप ये ऑप्शन लगाएं तो 1 मार्क्स आपका कंप्लीट होता है। आप पे देखिए मार्क कमेंट्स जरूर करें कितने सही हैं आपके, कितने गलत आए प्लीज़। सही है, अब आगे देख लेते हैं, अर्थात क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट दूसरा। अब चलिए 2 से, क्योंकि पहले के 5 कंप्लीट, अब दूसरे के 5 देख लेते हैं। ये करा प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? तो प्रगतिशील जो लेखक संघ है उसकी स्थापना बताइए कब हुई? तो आपके सामने ऑप्शन है 1943, 1936, 1954, 1963। तो इसका राइट आंसर होगा उन बी, दूसरे का एक आ, यानी कि बी 1936। अगर मैं बूझने लगा 1943 किसकी स्थापना हुई थी, तो मैंने आपको कितनी बार बताया था, तप्त सप्तक जो है उसकी लेखक की पहले की स्थापना हुई थी। समझ में आ गया? तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, आगे क्या करा है, महादेवी वर्मा की रचना है, यानी कि महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है ये आपको बतानी है। तो आपके सामने ऑप्शन ये रहे, धूप के दान, पल्लव, संध्या गीत या उर्वशी। तो आपके 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है महादेवी वर्मा के द्वारा रचित कहानी है, लेखक का उपन्यासिक क्या है आपको बतानी है। यहाँ फाइनली बताना है महादेवी की बचपन रचना, ना उपन्यास बताना, ना कहानी, ना नाटक, केवल बताना है इसमें कौन सी रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संध्या गीत, महादेवी वर्मा द्वारा रचित है संध्या गीत। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्लियर? अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है हमारा, आगे करा अष्टछाप के कवि नहीं है, अष्टछाप के कवि नहीं है, यानी कि इनमें से कौन से अष्टछाप के कवि नहीं है ये आपको बताना है। तो चलिए एक एक देख लेते हैं। नंददास, बी ऑप्शन है छत्र स्वामी, सी भिखारी दास, डी सूरदास। तो चलिए आपको समझ में आ गया? अच्छा, मैंने इसका आंसर नहीं बताया, तो चलिए मैं इसका भी आंसर बता देता हूँ। अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो इसका होगा सी भिखारी दास। ये इसके क्या है, अष्ट छाप के कवि नहीं हैं हमारे भिखारी दास। उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फटाफट अगर मैथ के देखिए रिवीजन करना है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बहुत जल्दी रिवीजन कर सकते हैं। और मैं आगे भी और इम्पोर्टेंट सवाल लाता रहूँगा। मैं अगर जितने मैंने पढ़ाए थे सब कुछ आपका आ गया है। देखिए जिस क्वेश्चन का मैं जिक्र अभी कर रहा था बिल्कुल सेम ये टपक के सामने, तार सप्तक के प्रवर्तक। मैंने तार सप्तक की आपको सन भी बताया था, कितना बताया था? 1943। कितना बताया था? 1943। अगर मैं प्रवर्तक की बात करूं तो देखिए प्रवर्तक बताइए कौन है, निराला, दिनकर, पंत, अयज्ञ। तो इसका राइट आंसर होगा आपके पास, बताइए अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो बताइए कौन सा होगा? ये होगा आपका डी अयज्ञ। क्या होगा? अयज्ञ। इसके तार सप्तक के प्रवर्तक हैं 1943, यानी कि इसकी स्थापना पहली बार जो प्रकाशन हुआ था ये 1943 में होता है। अगर इसके प्रवर्तक की बात कर रहा है फिलहाल तो अयज्ञ। क्लियर? चलिए उम्मीद है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक वीडियो देखिए, एक एक डिस्कस मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके हमने कितना सही करा है, कितना गलत करा है। एक एक सवाल का आपको जवाब मिलना चाहिए। तो चलिए आगे की बात कर लेते हैं। आगे सूफी काव्यधारा के कवि हैं, तो बताइए सूफी काव्यधारा के कौन से कवि हैं? आपके ऑप्शन है रसखान, बी रहीम, सी जायसी या डी नानक। तो इसमें से कौन से आपका राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर होगा आपका सी, सूफी काव्यधारा के कवि होंगे जायसी। ये उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम आगे देखते हैं, हमारा आगे क्या दिया हुआ है उसको चेक कर लेते हैं। चलिए तो हमारे जो ऑप्शन है हमारा उसमें ऑप्शन वाले सवाल खत्म हो चुके। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब है नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा, ध्यान से देखिए। यदि दिए गए पद्यांश में आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको देखिए 5 क्वेश्चन नीचे दे रखे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका क्या है 2 मार्क्स का। कितने? 2 मार्क्स का। तो 5 क्वेश्चन कितने मार्क्स हो गए? 10। इसका मतलब हुआ जो पद्यांश आपके सामने प्रस्तुत है इतना सा छोटा सा, ये आपको 10 मार्क्स का होने वाला है। अब इसमें ऑप्शन भी दे रखे हैं, आप चाहो तो ऊपर वाला करो, चाहो तो नीचे वाला। इसके नीचे भी आपको प्यारे बच्चों 5 आपको आंसर देने, यानी कि आप चाहे ऊपर वाला करो नीचे वाला करो, जो नीचे सवाल दिए हैं उसका आंसर तो आपको देना ही होगा। तो चलिए पहले इसको ध्यान से पढ़ते हैं, हमारा कौन सा किस चैप्टर से दिया हुआ है। ये कह रहा है मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। सही है? पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कल्याण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्रदान करती है। पृथ्वी माता और जन
सच्चे अर्थों में पुत्र का पृथ्वी का पुत्र है। उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चे जो पढ़ के गए होंगे तो आपने पहला सवाल तो मैं कह रहा हूँ आंसर 1 सेकंड में दे दिया होगा। अगर राष्ट्र की कल्पना कब संभव असंभव है, कब है बताइए। यरा पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव। बस इतना सा जवाब है, देखो यहीं छिपा हुआ है, क्या यहीं छिपा हुआ है। तो इस तरीके से आप इसका भी जवाब आएगा। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं, देखिए यहाँ आपको लिख रहा होगा जो मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। ये क्या कल्पना है, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित। देखो ये लिख रहा, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित होने से यानी कि मिलने से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। इतना सा सवाल है, लो इतना सा। एक मैं अगर 2 नंबर फ्री के मिलने वाले, अगर जिस बच्चे ने थोड़ी सी भी मेहनत करी होगी। क्लियर। आगे बात करते हैं, कह रहा पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्रदान करती है। इसमें से आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा सा हो जाएगा। देखिए जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। लो कितना सा सवाल है। मैं कह रहा हूँ इतना, इससे आसान शायद पेपर में अब तक मैंने भी नहीं देखा, क्योंकि सारे सवाल इसमें छिपे हुए हैं, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। आगे है जो हर पेपर में देखने को मिलता है, हर सेट में, हर गद्यांश में जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ होता है, ये कहता है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखा अंकित अंश की व्याख्या का मतलब है जो रेखा खींची हुई है, केवल आपको इसका ही अर्थ लिखना होता है। तो इसको अपने शब्दों में छोटा सा बड़ा थोड़ा सा है, थोड़ा सा फैला कर लिख सकते हैं, अपने शब्दों में बहुत प्यार से लिख सकते हैं। चलिए ये समझ में आ गया। अगले की बात कर लेते हैं। आप या तो उसे करें या इसे करें, तो इसे भी ध्यान से देख लेते हैं थोड़ा सा। नए शब्द, नए मुहावरे, नई नीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिकता युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों या नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। क्लियर। तो चलिए, अगर आपने ऊपर वाला कर लिया, देखिए आप इसे छोड़ सकते हैं, इस जरूरी नहीं ये करना है, क्योंकि ये आपको कोई एक ही करना है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों ऊपर ही लिख दिया, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये या इसका मतलब है या तो आप ये दें या ये दें। उम्मीद है देखिए आसानी है, आसानी से दे सकते हो। देख लो कितने इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ सबसे आसान, इतना तो शायद हाई स्कूल का भी पेपर नहीं है जितना आसान इंटर का आया हुआ है। क्लियर। अब आगे देख लेते हैं हमारा क्या क्या दिया हुआ है। आगे भी देखिए दिए गए अब पद्यांश है, आप गद्यांश दे रहे थे, अब पद्यांश है। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्तिशेष तुम अस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्म केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार क्या भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। क्लियर। तो बहुत आसान है। तो चलिए पीछे इसके क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। तो ये रहे आपके क्वेश्चन आपके सामने। ये रहे उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित इसकी व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पद में कवि का आशय क्या है, कौन अस्तित्व का ढांचा प्रतीत होता है, गांधी जी का जीवन किसका आधार है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे। देखिए किस तरीके का पेपर आता है आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, अथवा यानी कि या तो वो करें या आप ये कर सकते हैं। समर्पण लो सेवा का सार, सजल श्रद्धि संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार, बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेले सुंदर खेल। सही है। तो इसके नीचे ये आपका क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के हैं, 10 नंबर आपको मिलते हैं। अब आगे क्या दे रखा है, आगे देखिए। आगे आपके इतना इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूँ बेहद ज़्यादा। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 होने चाहिए, यानी कि 80 से ज़्यादा शब्दों में ऊपर नहीं लेके जाना आपको। अब देखिए अगर लेखक का साहित्य परिचय देते हुए, यानी कि साहित्य परिचय दोगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, उसकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करोगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से टोटल 5 मार्क्स मिलने हैं। तो इसमें से कौन सा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इम्पोर्टेंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैंने कितनी बार कहा है, कितनी बार वीडियो बनाई थी, कितनी बार समझाया था,
कॉफ़ी पे लिखने का तरीका बताया था। मैंने कहा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा। आपने अगर वीडियो देखी हुई तो मैं कह रहा हूँ आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए, 100% 5 मार्क्स लेकर आओगे। आपको मैंने रचना करने का तरीका बताया था, आपको जीवन लिखने का तरीका बताया था, उसका साहित्य परिचय को लिखने का तरीका बताया था, A to Z सब बताया था, एक एक पॉइंट को समझाया था। चलिए ये अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे देख लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृति कृतियों के लिए उल्लेख कीजिए। अधिकतम से 80 शब्द हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओ, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अयज्ञ। तो बहुत सिंपल, मैंने आपको दोनों बताए थे, कॉफ़ी लिख के भी बताई थी। कॉफ़ी में आपको मैंने ये भी बताया था जयशंकर प्रसाद को किस तरीके से लिखना है, इनके जीवन परिचय को किस तरीके से ढालना है, साहित्य परिचय फिर आप लिखेंगे कितनी लाइन में मिलेंगे, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया था। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक एक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है अभी तक जो बाहर गया हो। तो चलिए आ गया, खून का रिश्ता या पंचलाइट कहानी का सारा अपने शब्दों में लिखें। या तो खून का रिश्ता या पंचलाइट कहानी को अपने शब्दों में लिखना। केवल कितनी सीमा होनी चाहिए, अधिकतम शब्दों से ज़्यादा नहीं होगी। या बहादुर या लाठी, लाठी कहानी के कथानक पर प्रकाश डालिए। तो बताइए कितना आसान है, बहुत सिंपल है ना। चलिए ये तो आप खुद ही कर लोगे। कह रहा स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द की सीमा कितनी होगी, 80। तो आपके ज़िले में जो आपका आता हो केवल वही करें। जैसे मान लो किसी के ज़िले में ये बैठता है तो मुक्त यज्ञ खंड काव्य की कथानुसार कथा लिखें, या मुक्त यज्ञ खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यानी कि या तो आप ये क्वेश्चन करें, या देखिए इसमें में से आपको जो जिले में बैठता है उसमें से कोई एक क्वेश्चन करना, सही है। तो इसमें तो मेरा कोई ज़्यादा रोल नहीं है, उम्मीद है सब समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं कितना पेपर में और आया हुआ है। आगे ये रहा सत्यवीर, ये रहा आपके श्रवण कुमार सत्य की जीत। ये आपको जो आपके पेपर में जो आपके ज़िले में लगते हैं उसके अकॉर्डिंग आपने कर दिया होगा। अब खंड ख की शुरुआत करते हैं। तो खंड क्या में दिया, 7 मार्क्स का क्या है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको संस्कृत दे रखी, आपको हिंदी में कौन से चैप्टर से लेगा ये बताना, इसका हिंदी में अनुवाद करना है आपको। या तो ऊपर वाला करना है या प्यारे बच्चों नीचे वाला करना। देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, बहुत ही ईजी। हर एक, मैं कह रहा हूँ कोई भी चैप्टर मैंने ऐसा नहीं छोड़ा जो आपको दिया ना हो। तो चलिए आगे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप खुद देख सकते हैं कितना आसान है। अब आगे देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है पेपर में, आज के पेपर में आया क्या है। तो आगे है, दिए गए श्लोक में एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। एक श्लोक दे रखा है आपको, हिंदी में अनुवाद करना। देखिए संदर्भ लिखोगे तो 2 मार्क्स का, हिंदी अनुवाद करोगे तो 5 मार्क्स का, टोटल बैठेंगे 7 मार्क्स, सही है। या तो आप ऊपर वाला करें या प्यारे बच्चों नीचे वाला करें, कोई सा भी एक कर सकते हैं। तो चलिए आसान है, देखिए समझिएगा अगर, बहुत ईजी है, मैं कह रहे बहुत आसान पेपर है, बस देखते जाइएगा आपको कितने हैं। अगर निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग कीजिए। यानी कि निम्नलिखित में से किसी एक का, यानी कि 4 में से देखो कुल एक का लिखना। हवा में तलवार चलाना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, मिट्टी में मिलाना, 9 2 11 होना। कितना आसान है, इस बच्चे को तो सबसे ज़्यादा बच्चों ने यही करा होगा, सबसे ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ इससे ज़्यादा तो किसी ने करा भी ना होगा। अब आगे देख लेते हैं 200 क्वेश्चन क्या कहता है। ये कह रहा निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके लिखिए। अविराम अविराम, इनमें से कौन सा सही है ये आपको लिखना है। विहग विहंग, सही है। उम्मीद है देखो सब आसान है, सब आपने पढ़ रहे होंगे। इतना हार्ड भी पेपर नहीं है, मैं तो आपको एनालाइज करा रहा हूँ, आप देख लीजिए कितना आसान पेपर आया हुआ है। ये बच्चे 11वीं वाले जो एग्ज़ाम की तैयारी करने हैं इंटर की, वो देख लीजिएगा कितना आसान पेपर आता है, बस थोड़ी सी लगन मेहनत मांगता है। चलिए आगे चेक कर लेते हैं। आगे देख रहा निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द को 2 अर्थ लिखिए। ये आपको लिखने हैं। देखिए ये तो बहुत छोटे छोटे हैं, इनमें तो ज़्यादा मुझे कुछ करना नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। अगला निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यानी कि इनमें से 2 वाक्य शुद्ध लिखने, कुछ गलत होंगे। जैसे सीता घर जाता है, सीता घर जाती है। बहुत ही से पुस्तक मेज पर रखी है, इसमें कुछ मिस्टेक है। गोष्ठों में अनेक विद्वानों ने भाषण दिए। तो चलिए उम्मीद है बहुत आसान है, समझ रहे होंगे। अब आगे देखते हैं हमारा क्या दिया, देख लेते हैं वो क्या बचा है। अब देखिए आपके सामने 11वां क्वेश्चन है, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपके सामने गद्यांश है, आपको इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए हैं, उसको आंसर देना होगा। तो पहला तो हमारा 1 मार्क्स का है, दिख भी रहा होगा। आगे 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, टोटल कितना मार्क्स हो गया, 5 मार्क्स का। या तो ऊपर वाला करें या प्यारे बच्चों नीचे वाला करें। अगर मैं क्वेश्चन 12 की बात कर लेता हूँ, देखिए यह हास्य रस या वीर रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण या परिभाषा दीजिए।
सही है। आपको स्थायी भाव के साथ उदाहरण और परिभाषा देनी है। उदाहरण के 1 मार्क्स मिलने वाला है। सही है। अगर परिभाषा भी दोगे तो 1 मार्क्स। तो इस तरीके से सारी क्या शेष, श्लेष या उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण उदाहरण लिखिए। सोटा या चौपाई छंद का लक्षण उदाहरण लिखिए। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या बचा है। अगला क्वेश्चन है 13वां। अपने नगर में संक्रमण बीमारियों की रोकथाम से संबंधित स्थायी निकाय के अधिकारी को एक पत्र लिखिए, या स्वरोजगार प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए निकटतम बैंक की शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। चलिए समझ गए होंगे। अगला, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो आपको निबंध लिखना, निबंध आपके सामने ये रहे। तो उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी आई होगी, बहुत समझ में आई होगी, क्या क्या पेपर में आया है, ये सब कुछ एनालाइज हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब आपको मैथ की वीडियो मिलती रहेंगी, फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। तो इसलिए मिलते हैं मैथ की वीडियो के साथ।